हम आप कपकपा रहे हैं, लोग कोट पहने हैं, जैकेट पहने हैं, सदरी डाले हैं, कंबल डाले हैं, लोई डाले हैं, तो वो स्थिति है। और वो शख्स बिल्कुल उसे जैसे एहसास ही नहीं। मैं तो ये कहता हूं एक चीज कि मैं ये क्यों सुबह का मैंने पूजा का बताया कि मैं उस समय बगैर कोई वैसा कपड़ा डाले सिंपल से उसमें करता हूं जो भारतीय उसमें पूजा करने का एक तरीका होता है। तो जनेऊ होता है, चूंकि ब्राह्मण परिवार में जन्मा हूं तो थोड़े बहुत फालतू की चीजें सिखा दी गई हैं, तो उनका पालन भी कर लेता हूं क्योंकि उससे परिवार के लोगों को शांति मिलती। तो साहब एक चीज बताऊं कि उतने 1.5 घंटे मुझे कोई बहुत बड़ा एहसास नहीं होता है ठंड का, लेकिन जैसे ही उठता हूं उससे मुझे एकदम से ठंड लगना शुरू होती। तो मैं ये समझ रहा हूं कि शायद जिस समय मैं पूजा कर रहा होता हूं तो कोई ईश्वरीय शक्ति होती है जो मुझे ये शक्ति देती है कि मैं कितनी भी ठंड में बैठ करके और ऐसे ही कर लूं। और इत्तेफाक से अब तक मैं ऐसे ही करते आया हूं, चेंज नहीं किया है। तो पिछले यदि मैं चूंकि 8 साल की उम्र से कर रहा हूं तो 40 साल हो गए इस तरह से पूजा करते। तो आप ये समझिए कि इससे मैं महसूस कर सकता हूं कि राहुल गांधी पर कोई ईश्वरीय शक्ति है जो विद्यमान है, जो उनके अंदर किसी भी तरीके से खौफ नहीं पैदा होने देती है कि आप सब टी शर्ट में बीमार पड़ जाओगे या आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आप देखिए ना, उनको न जुकाम हुआ है, न खांसी हुई है, न कोई चीज हुई है, लेकिन वो चल रहे हैं और घंटों चल रहे हैं। यदि वो घर में जा करके एयर कंडीशन में बैठते तो उस स्थिति में वो नहीं चल सकते। इसका मतलब है वो घर में भी बिल्कुल सिंपल रह रहे हैं। तो ये आप समझ लिए, क्योंकि कहा जाता है एसी में आप रह लीजिए और फिर बाहर आ जाइए, तो दोनों टेम्परेचर में बार बार यदि आप चेंज होगा तो आप बीमार पड़ जाते हैं, किसी भी आप डॉक्टर से पूछिए। तो चलिए, ये एक बात हुई कि मेरा अपना मानना है कि उनके ऊपर कोई ईश्वरीय कृपा इस समय चल रही है और उसका उन पर असर है। अब आइए दूसरी चीज जो आपने कही, वो बहुत गंभीर। श्रीमती इंदिरा गांधी को जिस समय शहीद किया गया था उस समय उनके चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर थे मिस्टर दिनेश भट्ट आईपीएस थे। और उस समय वो दिल्ली में, तो उनसे मेरी बड़ी अच्छी मित्रता है। तो उन्होंने मुझे बताया था कि इंदिरा जी ने कैसे कैसे क्या चीजें थी। तो वो उन्होंने बताया कि जब आईबी की रिपोर्ट आई और उसके बाद में उन्होंने उन सिख जो कौम से थे सुरक्षाकर्मी उन्हें हटा दिया। इंदिरा जी ने 1-2 दिन देखा, उसके बाद में इंदिरा जी ने पूछा वो सरदार जी थे वो नहीं दिखाई दे रहे। तो भट्ट साहब ने उन्हें बताया कि मैडम उनके लिए ये इंफॉर्मेशन है कि सिख धर्म के लोग जो हैं आपसे बहुत नाराज हैं, तो इस कारण से वो भावनाओं में बह के कोई भी घटना कर सकते हैं और प्लान कर सकते हैं, तो इसलिए उन्हें हटाया। इंदिरा गांधी ने उन्हें जो जवाब दिया, उन्होंने मुझे जो बताया मैं वही बताता हूं कि साहब कि कुल मिला के इंदिरा गांधी ने कहा आप क्या बात करते हैं दिनेश जी, यदि हमने उन्हें हटा दिया तो आप समझ लीजिए इसका तो ये संदेश है कि हमने पंजाब को एक प्रकार से डर से काट के अलग कर दिया। मैं ये समझौता नहीं कर सकती। यदि मेरे जीवन का भी खतरा होगा तो मैं इसको बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन ये मैं नहीं स्थिति का। तो दिनेश भट्ट ने साफ साफ मना कर दिया, कहा मैडम मैं ये मेरे को अधिकार नहीं हूं ना मैं ये कर सकता हूं। उनका फाइल लाइए, जहां आई है वो रिपोर्ट दिखाइए। वो लेके आए, इंदिरा गांधी ने उसमें लिखा सीन और लिखा नॉट अलाउड। और उसके बाद में वही एक ऐसी चीज थी जिसने दिनेश भट्ट को उस पूरे प्रकरण में बचाया। नहीं तो दिनेश भट्ट कहते हैं मैं तो कहीं का नहीं रहता। और जो सोनिया जी और दिनेश भट्ट वही 2 लोग थे, और साथ में इंदिरा गांधी के जो पीएस होते थे वही लोग थे, 3 लोग जो इंदिरा जी को लेकर के गए थे हॉस्पिटल। तो दिनेश भट्ट ने कहा कि मुझे इंदिरा जी ने एक फाइल लेके पीएमओ भेजा, मैं उसे लेके पीएमओ पहुंचा ही था और मैंने फाइल वहां दी, उतने में ही मुझे वायरलेस सेट होते थे, तब तो मोबाइल होते नहीं थे। तुरंत मैसेज आया कि सर ये घटना हो गई। मैं वहां से
कहें रॉकेट की स्पीड में एम्बेसडर कार होती थी तब, और कार सुरक्षा में भी कोई बहुत ज्यादा संख्या नहीं होती थी उस समय, तो कहें बिल्कुल मैं रॉकेट की कार से बिल्कुल मतलब कार को भगवाते हुए आया और पहुंच के मैंने तुरंत जो है, तब तक सारी चीजें हुई थी तो तुरंत जो है उन्हें गाड़ी में कर लिया गया था, और उसके बाद में लेके तुरंत भागे और लेके गए, और लेकिन वो असल में वही स्पॉट पे ही उनकी डेथ हो गई थी, मौके पे। तो मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि उन्होंने कहा था असल में सुरक्षा से समझौता हो गया। आप देखिए आज क्या हो रहा है। यदि 2020 से राहुल गांधी 113 बार उल्लंघन कर चुके हैं, तो क्या इसके लिए कोई रिपोर्ट बना करके 113 बार भेजी है सीआरपीएफ ने? शायद नहीं। अब जब उनकी सुरक्षा पर सवाल उठ गया, जो चीजें हुई हैं सामने आ गए, वीडियो आ गए, इसके बाद में यदि इस तरह की बात की जाती तो इसका मतलब है कि यह सिर्फ बचाव के लिए, ढाल बनाने के लिए एक ड्रामा किया जाता है। राजीव गांधी भी सुरक्षा तोड़ते थे और उन्होंने तोड़ी थी, और याद करिए उस जो एएसआई थी वहां की, चेन्नई की, जो सॉरी तमिलनाडु की पुलिस की, और उसने मना किया था उस लड़की को जाने से। राजीव गांधी ने क्या कहा कि नहीं, आने दो आने दो, और वो गई, और जो घटना हुई हमारे आपके सामने जी। तो मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी आदमी आकर के इस परिवार के साथ कर सकता है, क्योंकि इस परिवार से ज्यादा हिंदुस्तान में कोई परिवार नहीं है जिस पर इतना खतरा हो। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी चिंतित होते हैं अदानी की सुरक्षा को, अंबानी की सुरक्षा को, उनके प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को लेकर। लेकिन देश की सबसे बड़े धरोहर परिवार की, सबसे बड़े राजनीतिक परिवार की, सबसे बड़े त्याग करने वाले बलिदानी परिवार के लिए उन्हें कोई फिक्र नहीं है। उनके लिखने के बाद यह जवाब दिया जाता है, ये कहने की बजाय कि नहीं हम सुरक्षा की उसकी समीक्षा करके बेहतर करेंगे जिससे भविष्य में कोई घटना ना हो। और राजनेता तो कहेगा ही, वो कैसे मना कर सकता है किसी को, उसकी तो मजबूरी भी है, वो जिसको करता है, और यदि नहीं करेगा तो उसको दूसरा क्या कहेगा। तो वो कई बार करता है, लेकिन आपकी भी तो ड्यूटी बनती है, और यदि कर देता है तो उस स्थिति में देखिए। और प्रधानमंत्री ने जो किया, क्या उसे कहेंगे? प्रधानमंत्री ने रोड शो किए, वो सुरक्षा के उसमें आते हैं। प्रधानमंत्री जब फिरोजपुर आए और कहे नहीं हम उससे जाएंगे सड़क मार्ग से, आप एसपीजी के उसको पढ़ लीजिए, किसी भी एसपीजी के पूर्व अधिकारी से पूछ लीजिए, मैंने उस पर चर्चा की थी बाकायदे, और उसमें यह है कि इतनी दूरी नहीं तय कर सकते। आप समझिए कि इतनी दूरी नहीं तय कर सकते हैं, फिर भी आप करेंगे, क्यों करेंगे? तो ये सारी चीजें सामने हैं, और उनको लेकर के नहीं होता है कि नहीं नहीं वो ये नहीं कर रहे हैं तो हम एसपीजी हटा दें। साहब आपके हाथ में आज सुरक्षा आ गई है, सरकार आ गई है, सब कुछ आ गया है, तो आप किसी को भी कैसे भी ट्रीट करेंगे। किसी के आपको जीवन की फिक्र नहीं है अपने सिवा, क्योंकि आप अपनी मां को भी यदि अस्पताल में देखने जाते हैं तो कैमरा लेके जाते हैं। अब इससे ज्यादा क्या हो। मैं तो सुबह से इस चीज को लेकर के वो था कि मैंने ट्वीट भी किया कि प्रधानमंत्री, चूंकि मेरे पुराने 2 दशक पुराने मित्र हैं, उसके बाद तो मिले नहीं, लेकिन जो है उस दौरान मैंने एक चीज देखी, तो मदर की बात थी, तो भाई मैंने भी उस पर लिखा कि भगवान करे वो जल्दी स्वस्थ हो जी। लेकिन जब मैंने देखा वहां भी वो कैमरा लेकर के और ये कर रहे हैं, तो फिर मुझे बड़ी तकलीफ हुई कि आप बताइए कि आप मदारी का खेल खेल रहे हैं। तो साहब मदारी के खेल चल रहे हो तो उस स्थिति में उनके लिए उन परिवारों या उन लोगों या उस देश के नागरिकों की कोई परवाह नहीं। उन्हें तो सिर्फ अपने हिसाब से अपने एजेंडे तय करने हैं। तो ये एजेंडा पॉलिटिक्स हो रही है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। उन्हें न देश से मतलब है,
न देश के लोगों से सरोकार है, न देश की धरोहरों से सरोकार है। यदि होता तो इस देश की धरोहरों से लेके सब कुछ बर्बाद करने बेचने का काम न हो रहा होता। और स्थिति यह है, देश की सीमाएं आज असुरक्षित न हो गई होती, और हालत यह है कि देश की 2000 वर्ग किलोमीटर से अधिक की जमीन चीन को कब्जा न करा दी गई होती। और हुजूर, आप झूठ बोल बोल करके कब तक करेंगे कि पंडित नेहरू ने जो है भूमि कब्जा करवा दी। पंडित नेहरू ने तो 1 इंच नहीं कब्जा करवाई थी। यदि आप 1953 का भारत का नक्शा देख लें और फिर 1954 में जो प्रधानमंत्री रहते हुए जवाहरलाल नेहरू ने बनाया उसको देख लें, तो आप समझ जाएंगे कि 1 इंच जमीन जो है चीन ने कब्जा नहीं की। जो चीन के पास में जमीन कब्जे में, असल में कब्जे में थी, जो नक्शे में 1993 तक जो नक्शा रहा है भारत का अंग्रेजों के समय से, उसके मुताबिक वो सारा इलाका उन्हीं का था। और मैंने अभी देखा, कल भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल पे था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है देश तोड़ो और वो जो जोड़ो के जवाब में वो ट्वीट करते हैं, उसमें उन्होंने कहा कि कश्मीर का इतना हिस्सा, तो साहब जो डेट बताई है कि उसने कब्जा कर लिया 22 अक्टूबर 1947 को, जो पाकिस्तान है जिसको भी कहें, तो उस डेट को तो साहब कश्मीर भारत का हिस्सा था ही नहीं, तो पंडित नेहरू क्या कब्जा कराएंगे? क्योंकि भारत का हिस्सा तो वो 27 अक्टूबर 1947 को बना है। तो झूठ लिखते वक्त भी वो ये नहीं कह पाते हैं, तो ये आप समझिए वहां पर भी पकड़े जाते हैं। तो ये सारे सबूत हैं और सबूत सारे मौजूद हैं, उसके बावजूद झूठ बोलना, मक्कारी करना, यही शायद उनकी राजनीति का आधार है। और यही इसी बूते वो सब कुछ चाहते हैं कि हम कुछ करें, तो ये इनकी असलियत है।